चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। ठीक है, हम लोग आज बस इसका बेसिक देखेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 12-15 मिनट का होगा, जिसमें आज हम लोग बेसिकली ये तीन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, ये तीनों का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। फिर आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके हम लोग देखेंगे। इन्फ्लेशन पे पूरा डीप चर्चा करेंगे, डिफ्लेशन पे करेंगे और स्टैगफ्लेशन पे करेंगे, जिसमें इसका टाइप्स वगैरह पे चर्चा किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे हम लोग? इन्फ्लेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या है? अगर मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में इसका बात किया जाए कि भाई अगर कोई पूछे आपसे कि इन्फ्लेशन क्या है, तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ता है ना, महंगाई, किसी भी चीज का महंगा हो जाना, यही इन्फ्लेशन है। ठीक है, किसी भी चीज का महंगा हो जाना मतलब, एक एग्जांपल समझिए। आज अगर टमाटर आपको, या आज अगर मान लीजिए कि प्याज आपको 25 रुपये के जी मिल रहा है, और कल के डेट में वही प्याज अगर आपको 30 रुपये के जी मिले या 50 रुपये के जी मिले, तो क्या हो जाएगा? प्राइस क्या हो गया? प्राइस में क्या देखने को मिला? इन्फ्लेशन देखने को मिला। मतलब जिस चीज को खरीदने के लिए मेरे को 25 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, अभी उसको खरीदने के लिए 50 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। किसी भी कमोडिटी पे, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए अगर हमको पहले से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, पहले से ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है, दैट मीन्स ये किसकी स्थिति है? इन्फ्लेशन की स्थिति है। जैसे देखिए, एक एक पॉइंट करके यहाँ देख लीजिए। इंक्रीज इन प्राइस अक्रॉस इकोनॉमी। इकोनॉमी में प्राइस का क्या होना? बढ़ जाना ही क्या है? इन्फ्लेशन है। दूसरा एक एग्जाम्पल है आपको, देखिए, अगर 5 मैंगोज एट द रेट $5, अगर मान लीजिए आपको 5 आम मिल रहा था, कितने में? $5 में, और अब 5 आम के लिए, उसके नीचे देखिए इसको, 5 आम के लिए अब आपको कितना? $6 खर्च करना पड़ रहा है। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई? इन्फ्लेशन की सिचुएशन हुई। क्लियर है? पहले देखिए, यहाँ 5 आम के लिए, ऊपर में इसको देखिए, 5 आम के लिए आप कितना डॉलर खर्च कर रहे थे? $5 खर्च कर रहे थे, और अब 5 आम के लिए आप कितना डॉलर खर्च कर रहे हैं? $6 खर्च कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि आप को कॉमोडिटी कंज्यूम आप कितना कर रहे हैं? उतना ही कर रहे हैं। 5 मैंगो पहले भी कर रहे थे, 5 मैंगो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पेमेंट क्या करना पड़ रहा है? प्राइस क्या करना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा पेड करना पड़ रहा है। देख रहे हैं, यहां 5 था और यहां 6 हो गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन। क्लियर है? चलिए, इसमें क्या होता है, आपके पास 2 ऑप्शन बनता है। अगर मान लो, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखा कि 5 आम को हम $5 में क्या कर रहे थे? कंज्यूम कर रहे थे, और एक सिचुएशन, सॉरी, 5 आम को हम $5 में खरीद पा रहे थे, और एक सिचुएशन थी जिसमें 5 आम को हम $6 में खरीद पा रहे थे। तो दोनों में आपके पास 2 सिचुएशन क्रिएट होगा। देखिए, पहला सिचुएशन क्या बनता है आपके पास? आइदर अ स्पेंड एक्स्ट्रा डॉलर। अगर आप 5 आम ही खाना चाहते हैं तो भाई आप एक्स्ट्रा डॉलर क्या कीजिए? खर्च कीजिए। पहले आप $5 कर रहे थे, अभी आप कितने डॉलर कीजिए? $6 कीजिए। तो या तो आप एक्स्ट्रा डॉलर खर्च कीजिए, और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? आप अपना कंजम्पशन कम कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका बजट है कि भाई हमको आम के पीछे कितना? $5 खर्च करना है, तो आप अपना कंजम्पशन कम कीजिए। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ, आइदर स्पेंड एक्स्ट्रा डॉलर और कट डाउन द कंजम्पशन। आइदर स्पेंड एक्स्ट्रा डॉलर और कट डाउन द कंजम्पशन। अब देखो इसका इफेक्ट क्या हो जाता है? इसका इफेक्ट हो जाता है, मान लो किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, तो भाई जहां आप मान लो कि 1 महीने का खर्च था आपके घर का 10,000 रुपया, अगर वो 10, और आप देखिए सिंपल से ऐसे समझिए, अगर आपकी टोटल अर्निंग्स थी 30,000, ठीक है, और जिसमें से आपका 1 महीने का खर्च था 10,000, तो आपके पास बचा कितना? 20,000 बचता था पहले वाली स्थिति में। अब क्या हो गया? आपका इनकम नहीं बढ़ा,
आपका इनकम क्या है 30,000 ही है, और आपका क्या हो जाता है यहाँ से ये वाला पार्ट जो है एक्सपेंडिचर जो है आपका 20 के हो गया, तो आपका सेविंग कितना हो जाएगा 10 के हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो स्थिति क्या है, इसमें दो सिचुएशन आपको परेशान करेगी। क्या होगा, डिक्रीज इन सेविंग्स, आपका सेविंग्स जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगा। अब ज़्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं कि सेविंग कैसे डिक्रीज करेगा। सेविंग्स आपका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पहले पैसा आप ज़्यादा बचा पा रहे थे, अब चीज़ों के पीछे पैसा, आप कमोडिटी जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं जिन कमोडिटी का, उसके पीछे आप पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, खर्च ज़्यादा हो रहा है तो आपकी बचत क्या होगी, कम होगी। कोई ज़्यादा दिमाग खपाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधा। इन्वेस्टमेंट, अब देखो हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हम इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। अरे कोई भी आदमी क्या करता है, अपने सेविंग्स को ही इन्वेस्ट करता है ना कहीं। आपको खा पी के बचेगा तभी तो उसको कहीं मतलब मैक्सिमाइज करने के लिए लगाइएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखिए पूरे चैप्टर में आप इस साइन को इंक्रीज समझेंगे और इस साइन को डिक्रीज समझेंगे, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, इस साइन को इंक्रीज समझिएगा जिसमें एरो ऊपर की ओर होगा, और जिसमें एरो नीचे की ओर होगा उसको आप डिक्रीज समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं। यहां आपको नजर आ रहा होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब देखो दोनों नाम से ही क्लियर है, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। पहले नीचे आप नहीं देखेंगे, इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे, पहले आप सिर्फ इसको सुने और इसको देखिए, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, पुल का मतलब होता है खींचना, डिमांड का मतलब आप समझ ही रहे हैं, और इन्फ्लेशन का मतलब हमने आपको बता दिया। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल शब्दों में ये समझिए कि डिमांड बढ़ जा रहा है, मतलब डिमांड का खींचातिनी हो जा रहा है, खींचातिनी हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन आ जा रहा है, पहला चीज। दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। अब इसमें देखिए क्या हो जा रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब जिस चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे थे, जिस चीज का आप क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, उसके कॉस्ट में इंक्रीज कर जा रहा है, तो चीजें महंगी हो जाएगी कि नहीं। मान लीजिए एक पेन था जिसको बनाने में पहले 2 रुपया लग रहा था, तो वो पेन 5 में मिल रहा था। अब उसको बनाने में अगर 3 रुपया लगने जाएगा तो अब वो पेन कितने में मिलेगा, 5 में ही मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, उसका जो आपको मिलने वाला रेट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन में पहला पॉइंट क्या है, क्रिसमस फेस्टिवल सीजन। ये एक एग्जांपल दिया गया है आपको समझने के लिए, ठीक है ना। मैं इस तरह से ऐसे लिख देता हूं क्योंकि अगर आप एक बार ये वीडियो देख रहे होंगे या जिनके पास नोट्स रहेगा इस सब का, तो वो क्या होगा ना, एग्जाम के टाइम में आप जैसे देखिएगा आपको ध्यान आ जाएगा कि अच्छा क्रिसमस फेस्टिवल वाला एग्जाम्पल था वहाँ पे। तो क्रिसमस फेस्टिवल का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि देखो क्रिसमस 25 दिसंबर को आ रही है। अब क्रिसमस के पूरे साल कहीं भी कभी भी क्रिसमस ट्री का या वो खिलौनों का या सांता क्लॉज के ड्रेस का डिमांड नहीं होता है, लेकिन अचानक से 25 तारीख के 2-4 दिन पहले से अचानक से डिमांड बढ़ जाता है। तो अचानक से डिमांड बढ़ जाता है तो क्या करते हैं सप्लायर या जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, रेट को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं भाई, उनके पास सामान कम है और डिमांड ज्यादा हो गया। सामान है मार्केट में अवेलेबल 10 और उसको लेने वाले हो गए 25, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगा आ जाता है। जो चीज पहले 10 रुपए में मिल रहा था अभी कितने में मिलने लगा, 20 रुपए में मिलने लगा, 25 रुपए में मिलने लगा या फिर 30 रुपए में मिलने लगा। मतलब सीधा ये समझिए क्या हो जाता है, उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू पूल इन डिमांड। डिमांड बढ़ गया अचानक से डिमांड अचानक से बढ़ गया, इसकी वजह से क्या हो जाता है, चीजें महंगी हो जाती है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इंक्रीज इन डिमांड सडनली। ये हमने आपको पहले ही बता दिया, चूंकि डिमांड अचानक से बढ़ गया है इसकी वजह से चीजें महंगी हो रही है। सप्लाई वाज नॉट दैट मैच, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्यों, 5 ही अवेलेबल है हमारे पास, क्या है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है वहां कितना अवेलेबल है, मात्र 10 या 5, जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है उससे ज्यादा, जितना सप्लाई हो रहा है उससे ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, तो क्या होगा, चीज महंगा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में देखिए हम क्या बोल रहे थे, एक में डिमांड पुल हो रहा था और दूसरे में कॉस्ट पुश हो रहा है। तो कॉस्ट
पुश कैसे हो, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट बढ़ जा रहा है। हमने पेन का एग्जांपल आपको दिया था, यहां देखिए क्या है, इन द रेट ऑफ रॉ मटेरियल, ये साइन बताए थे ना, ठीक। इंक्रीज इन द रेट ऑफ रॉ मटेरियल का रेट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। रॉ मटेरियल का रेट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। इंक्रीज इन द लेबर कॉस्ट। अब देखो, रॉ मटेरियल का रेट इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि अगर मान लो एक कलम बन रहा था, उस कलम को बनने के लिए जो कच्चा माल था, अगर मेरे को पहले 3 रुपया या 2 रुपया में अवेलेबल हो जा रहा था, अब क्या वो 4 रुपया में आ रहा है। तो जैसे ही रॉ मटेरियल में इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा, तो कॉस्ट इंक्रीज करेगा, तो फाइनल फिनिश गुड्स में तो उसको बढ़ना ही बढ़ना है। दूसरा, इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट। इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट का क्या मतलब है कि देखो, अगर पहले जो लेबर दिन भर काम करते थे तो 500 रुपये लेते थे, अब वो बता रहे हैं कि भाई हम दिन भर काम करेंगे तो 1000 रुपये लेंगे। प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, लेकिन कॉस्ट क्या था, लेबर कॉस्ट उस पर बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा कि फाइनल गुड्स जो बनेगा, फिनिश गुड्स जो होगा, उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन आ जाएंगी, ठीक है। इंक्रीज इन द प्राइस, इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ एक छोटा सा ग्राफ बना दिए हैं हम, ये स्थिति होती है इन्फ्लेशन वाली, ये स्थिति होती है इन्फ्लेशन वाली। ये स्थिति मतलब यहाँ देखो प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, यहाँ देखो, यहाँ कम था, यहाँ फिर कुछ बढ़ा, यहाँ कुछ बढ़ा, यहाँ कुछ बढ़ा, यहाँ कुछ बढ़ा, मतलब इंक्रीज इन प्राइस। ये स्थिति है इन्फ्लेशन वाली, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में बेसिक फर्क क्या है, सो आप ध्यान देंगे। इन्फ्लेशन का मतलब हुआ महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब आप ये समझिए कि चीज़ें सस्ती हो रही है। तो चीज़ें भाई किस केस में सस्ती हो सकती है, चीज़ें किस केस में सस्ती हो सकती है, आप अपने इर्द गिर्द देखिए। पहला चीज़, अगर मान लो होता क्या है, लेने वाले कोई नहीं है, उस सामान को खरीदने वाले कोई नहीं है, और मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, दैट कॉजेज डिफ्लेशन, ठीक। डिक्रीज इन प्राइस अक्रॉस इकोनॉमी। डिफ्लेशन का मतलब क्या है, आप समझ लीजिए, डिक्रीज इन प्राइस अक्रॉस इकोनॉमी, डिक्रीज इन प्राइस अक्रॉस इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी में क्या है, प्राइस का गिर जाना, प्राइस का कम हो जाना। मान लो जो चीज़ पहले हमको 10 रुपये का एक मिलता था, आज वो चीज़ हमको 5 रुपये का एक मिलने लगा, सस्ता हो गया। ये किसका, कौन सा सिचुएशन है, डिफ्लेशन का सिचुएशन है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो जीरो और निगेटिव। जरा अच्छा इस पॉइंट को जरा आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को जरा आप ध्यान से समझेंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्या लग रहा होगा। देखो यहाँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो जीरो और निगेटिव, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, इन्फ्लेशन का मतलब समझ रहे हैं, महंगाई बढ़ रहा था, तो भाई अब जो है ना, वो महंगाई को के बढ़ने का जो रेट है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। जीरो हो चुका है क्या मतलब, पहले मान लो हर साल 1 रुपया बढ़ रहा था, जैसे जो कलम अभी 5 में मिल रहा था, अगले महीने 6 में, उसके अगले महीने 7 में, उसके अगले महीने 8 में, उसके अगले महीने 9 में, तो 1 रुपया से बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है। इस महीने 5, अगले महीने भी 5, उसके अगले महीने भी 5, उसके अगले महीने भी 5, उसके अगले महीने भी 5। ये सिचुएशन हो गया फॉल्स बिलो, मतलब ये तो हो गया क्या कि बढ़ नहीं रहा है। फॉल्स बिलो जीरो, बिलो जीरो का मतलब क्या है, वो बढ़ नहीं रहा है बिल्कुल, मतलब 5 था तो अभी क्या हो रहा है, पहले 1 रुपया बढ़ रहा था, अब 1 रुपया से कम बढ़ रहा है, मतलब जीरो के आसपास। या निगेटिव, पहले रेट 5 था, अब वो घट के कितना हो गया, मान लो जो कलम इस महीने 5 रुपये में मिल रहा था, वो कलम अगले महीने 4 रुपये में मिल रहा है, उसके अगले महीने 3 रुपये मिल रहा है, उसके अगले महीने में 2 रुपये मिल रहा है। तो समझ रहे हैं ये क्या हुआ, निगेटिव में जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट निगेटिव में गया। इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही थी वो रेट क्या हो गया, निगेटिव गया कि नहीं गया। अगर ये पॉजिटिव में बढ़ता रहता तो इस महीने 5, अगले महीने 6 होता, फिर 7 होता, फिर 8 होता, तो कहते हैं हम क्या कि हर महीने 1 रुपये से बढ़ रहा है। लेकिन यहां तो कोई बढ़ नहीं रहा था। अगर 5 5 5 भी रह जाता तो इसका मतलब क्या था कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, जीरो है, बढ़ नहीं रहा है बिल्कुल। या निगेटिव, 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल। अब देखो किसी भी चीज का डिमांड जो है ना, गुड्स और सर्विसेज का, कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे सर्विस का मतलब क्या समझते हैं, टीचिंग एक सर्विस है,
चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग जो देते हैं वो सर्विस है, इंजीनियर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस या गुड्स का डिमांड, गुड्स मतलब आप हॉर्लिक्स पी रहे हैं, बुक्स खरीद रहे हैं, या फिर टॉयज खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो जो भी चीज़ का डिमांड है, गुड्स और सर्विसेज का डिमांड क्या हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। उनका डिमांड जो है ना, उस कॉमोडिटी का डिमांड जो है वो कहाँ, नीचे गिर जाता है। लैक ऑफ मनी इन मार्केट। अब देखो इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ मनी इन द मार्केट का मतलब क्या है, मार्केट में पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं कहने का मतलब है, आप ये सीधा समझिए कि लोगों का परचेजिंग पावर जो है ना वो घट गया है। परचेजिंग पावर क्या हो गया है, घट गया है। परचेजिंग पावर घट गया है का क्या मतलब कि कोई भी पर्सन अपने पैकेट से पैसा निकालना नहीं चाह रहा है। ठीक। अब देखो लैक ऑफ मनी इन मार्केट, अगर मार्केट में पैसा कम होगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कमेगा या बढ़ेगा, कम जाएगा। ये क्या रीजन होगा, इन्वेस्टमेंट कम जाएगा। अब जब प्रोडक्शन ही कम गया, प्रोडक्शन जब कम जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कमेगा कि नहीं कमेगा, इन्वेस्टमेंट ही कम जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि चीजें इतनी सस्ती हो गई हैं कि मार्केट में मतलब अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। चीज़ें कब सस्ती हो जाएंगी, जब मार्केट में अवेलेबल ज़्यादा हो गया। तो भाई मार्केट में जब अवेलेबिलिटी ही ज़्यादा हो गई है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, प्रोडक्शन को तो घटाना ही पड़ेगा। और जब प्रोडक्शन घट जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, इन्वेस्टमेंट का कोई जगह ही नहीं रहा। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए ही ना, और प्रोडक्शन आप कर नहीं रहे क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। आखिर मार्केट में अवेलेबिलिटी ज़्यादा है इसीलिए तो चीज़ें सस्ती हो गई, लोग खरीद नहीं रहे। लोग का जितना डिमांड था उससे ज़्यादा सप्लाई हो गया है मार्केट में। तो क्या होगा, प्रोडक्शन डाउन करेगा, प्रोडक्शन डाउन करने की वजह से क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है इसी में, इसको देखिए। नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का क्या मतलब है, स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो भाई, स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, मान लो पहले हम इस ये जो लिखा हुआ है उसको भी समझाएंगे, लेकिन एक पहले आप छोटा सा एग्जांपल समझ लो। स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब, मान लीजिए एक कलम हर महीने 1-1 रुपया महंगा होता था। हर महीने कितने रुपया महंगा होता था, 1-1 रुपया महंगा होता था। मान लो कोई कलम है जो इस महीने 5, अगले महीने 5, अगले महीने 5, अगले महीने सॉरी इस महीने 5, अगले महीने 1 रुपया महंगा होकर 6, फिर अगले महीने 1 रुपया महंगा होकर 7, फिर अगले महीने 1 रुपया महंगा होकर 8। लेकिन एक समय के बाद क्या हो रहा है कि उसको जब 8 से 9 होना था वो हो रहा है उसका कीमत 8.5, 8.50। फिर जब उसको 8.5 से 9.5 होना चाहिए था वो हो रहा है 9, मतलब 0.50 से इंक्रीज किया। फिर जब उसको 9.5 से इस रेट पे भी होना था कि 9.5 से भाई चलो 9 से चलो 9.5 हो जाए, तब उसकी रेट हो रही है 9.25। इट मीन्स दैट कि जब इसका इंक्रीजिंग रेट 1 रुपया था तब ये अपने आप को घटा के 50 पैसा कर रहा है। जब 50 पैसा से मान लो बढ़ता था तो कभी 25 पैसा हो गया। इट मीन्स दैट कि जो इसका इंक्रीजिंग रेट है ना वो थोड़ा स्लो डाउन है, थोड़ा धीरे है। इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। अब ये एग्जांपल देख लो, एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ हम करके रखे हैं। 5 मैंगोज एट द रेट $5, मतलब $5 आप खर्च करके 5 मैंगो खरीद रहे हैं, ये एक नॉर्मल की स्थिति हो गई। 5 मैंगो आप ले रहे हैं $6 खर्च करके, ये इन्फ्लेशन वाली स्थिति हो गई। लेकिन आप 5 मैंगो ले रहे हैं $5.5 खर्च करके, ये क्या हो गया, डिसइन्फ्लेशन। मतलब कहने का मतलब यह इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन नॉर्मल रेट से नहीं हो रहा है, स्लो डाउन रेट से हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम क्या है आप देख रहे होंगे, रिफ्लेशन। ठीक है, देखो अब रिफ्लेशन क्या है, जो आप डिफ्लेशन पढ़ रहे थे ना, डिफ्लेशन पढ़े, डिफ्लेशन में क्या हो रहा था, डिफ्लेशन में क्या हो रहा था कि भाई सामान का जो अवेलेबिलिटी है ना, मतलब कि कहाँ मार्केट में वो ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया था। तो प्रोडक्शन कम हो गया जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो गया। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट गड़बड़ हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का साइकिल अगर इफेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक हमेशा डाउन चली जाएगी। ठीक है, इसलिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सबका
बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करेगी, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है, मतलब बैलेंस्ड इकोनॉमी नहीं होगा। तो अब देखो क्या है इसमें, कंट्रोल द डिफ्लेशन वाली स्थिति, एकदम सीधा सीधा हम लिख दिए हैं कंट्रोल द डिफ्लेशन वाली स्थिति। आप ये रिफ्लेशन कौन सी स्थिति है, ये वो स्थिति है जब आप डिफ्लेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जब आप डिफ्लेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल कैसे करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, हम तीन चीज करते हैं कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली तीन चीज कंट्रोल करने के लिए। अब देखो अगर मान लो एग्जाम में 2 नंबर का सवाल कहीं भी किसी भी एग्जाम में आता है या एमसीक्यू वगैरह आता है, तो आपसे ये पूछता है कि भाई रिफ्लेशन क्या है, पहला चीज तो आप बताएंगे क्या है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने वाली स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं। और एक सवाल ये बनता है कि रिफ्लेशन जो है वो कैसे, मतलब कंट्रोल कैसे डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो उसमें तीन चीज है, रिड्यूस टैक्स। अब देखो टैक्स कौन घटाएगा, हम आप नहीं घटाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट घटाएगी। अब बात यह आता है कि रिड्यूस टैक्स से क्या फायदा होगा। देखो हम क्या करेंगे, टैक्स को जब घटा देंगे लोगों के पास सेविंग्स होना शुरू हो जाएगा। जब लोगों के पास सेविंग होगा लोग ऑटोमेटिक क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने लगेंगे। अब कोई गोगा बच्चा कहेगा कि सर जब वहाँ प्रोडक्शन मार्केट में अवेलेबिलिटी ही ज़्यादा थी, मार्केट में चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल थी, तो फिर वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, नए चीज़ बनना शुरू हो जाएगा, इसका अल्टरनेटिव आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लोग अपने पैसे को क्या करेंगे, इन्वेस्ट तो करेंगे, ठीक। जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स घटाएगी लोगों की सेविंग्स बढ़ेगी, जब सेविंग्स बढ़ेगी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक। चेंज इन मनी सप्लाई, चेंज इन मनी सप्लाई का क्या मतलब है, गवर्नमेंट जो है वो मूवमेंट ऑफ मनी सप्लाई को क्या करेगी, जो चैनल चल रहा था उसको चेंज करेगी। जैसे आप सुने होंगे ना अभी नोटबंदी वगैरह, आप नोटबंदी सुने या फिर मान लीजिए कई बार होता है ना, आगे इसका हम लोग चर्चा करेंगे, अलग अलग तरह के ये आते हैं प्रोमिसरी नोट्स वगैरह, या फिर और भी बहुत अलग अलग चीज गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है मनी के मूवमेंट को लेकर के, मनी के सप्लाई को, मनी के मूवमेंट को लेकर के। इसका मतलब क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ना करेंसी में 2000 का आ गया, 500 का आ गया, 100 का आ गया, फिर गवर्नमेंट उसको चेंज करके हो सकता है 1000 का लाए, 500 का लाए, तो ये हो गया आपका मनी सप्लाई को चेंज करती है, ठीक। तीसरा है लोअर इंटरेस्ट रेट। अब लोअर इंटरेस्ट रेट ये कौन है, ये गवर्नमेंट नहीं करती, ये आरबीआई करती है, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है ना वो करती है। अब ये इंटरेस्ट रेट क्यों घटा दी, देखिए हमने लिख दिया छोटा सा, बाई आरबीआई, ठीक है। क्या करता है, जब वो इंटरेस्ट रेट घटाएगा किस चीज पे, लोन पे, कौन घटाएगा, सेंट्रल बैंक, आप हम लोग के यहाँ का है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब ये इंटरेस्ट रेट घटाएगा, जब इंटरेस्ट रेट घटाएगा तो ये क्या करेगा, लोग जो है लोन ज्यादा लेंगे। अब लोन जब ज्यादा लेने लगेंगे तो लोगों के पैकेट में पैसा होगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। अब जब लोग इन्वेस्टमेंट, देखो डिफ्लेशन में क्या हो रहा था, इन्वेस्टमेंट ही तो नहीं हो रहा था, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था तो इकोनॉमी गड़बड़ा जा रही थी। अब इन्वेस्टमेंट कर होना शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट होने लगेगा तो लोग क्या करेंगे, इकोनॉमी फिर सही जगह पे आना शुरू हो जाएगा। चलिए ये एक छोटा सा टॉपिक था रिफ्लेशन, ये खत्म हुआ। चलिए अब एक और छोटा सा टॉपिक है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। अब देखो हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था जहां क्या होता है, स्लो रेट से इन्फ्लेशन होता था, और ये क्या होगा, बहुत रैपिड रेट से इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है आपको दिया हुआ है यहाँ पे, बोलिविया का 1985 में वहाँ 38,000% से इंक्रीज कर गया था प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी कितने से, 38,000 से प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज कर गया था। आप समझ रहे हैं कितना रैपिड रेट से हुआ होगा, कितना रैपिड रेट से हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है स्टैगफ्लेशन। देखो बहुत लोग है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मतलब ये समझते हैं कि बहुत भारी भरकम टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा है स्टैगफ्लेशन। तो देखो स्टैगफ्लेशन कुछ नहीं है, अगर आप इन्फ्लेशन को अच्छे से समझे हैं और वो हमारी इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करती है ये अच्छे से समझे हैं, तो आपको स्टैगफ्लेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ एक एक पॉइंट करके हम आपको समझा रहे हैं। देखिए इन्फ्लेशन में प्राइस जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये क्लियर है आपका। इन्फ्लेशन में प्राइस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जा रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो जब जैसे ही आपका प्राइस जब इंक्रीज कर गया तो इकोनॉमी क्या हो जाएगा, प्राइस जब आपका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो इकोनॉमी इसके वजह से, प्राइस के इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा इकोनॉमिक
स्लो डाउन हो जाता है। अब बोलोगे कि इकोनॉमिक क्यों स्लो डाउन हो जाता है? प्राइस के इंक्रीज करने की वजह से। भाई प्राइस के इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ कि लोगों का सेविंग घट गया, और जब सेविंग घट गया तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करने लगे। खा पी के बचेगा तभी इन्वेस्टमेंट होगा ना। तो जब इन्वेस्टमेंट कम करने लगे तो क्या हो गया? इकोनॉमिक कहाँ चला गया? स्लो डाउन हो गया। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया तो क्या हो गया? डिक्रीज इन प्रोडक्शन। देखिए एरो को देखते चलिएगा, जैसे 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 हम बनाए हैं, ठीक है। पहला इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था? प्राइस इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, प्राइस इंक्रीज करने की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। इकोनॉमिक स्लो डाउन होने की वजह से क्या हो जाता है? प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाता है। प्रोडक्शन डिक्रीज, इस साइन का मतलब समझ में आ रहा है ना? यहाँ लिखे हैं डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद प्रोडक्शन के डिक्रीज करने की वजह से, अब एक बात बताओ, जैसे ही आपके यहाँ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? जैसे ही प्रोडक्शन, मान लीजिए प्रोडक्शन डिक्रीज किया, फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हायर हो जाएगा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। इसको आप कोरिलेट करेंगे थोड़ा सा। इन्फ्लेशन में प्राइस इंक्रीज कर रहा है, इन्फ्लेशन में प्राइस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। उसके वजह से इकोनॉमिक क्या हो गया? स्लो डाउन हो गया। क्या इकोनॉमिक, क्या ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गया। फिर जिसकी उसके वजह से क्या होगा? प्रोडक्शन जो है वो मार खा जाएगा, प्रोडक्शन गिर जाएगा, और तब जाके अगर प्रोडक्शन ही गिर गया तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है तो देखो एक चीज़ बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ा, क्या मतलब? हम लोग तेजी से बेरोजगार होने लगे। जब बेरोजगार होने लगे, रोजगार चला गया, मतलब पैकेट से पैसा चला गया। पैकेट में पैसा है कि नहीं है? नहीं है। आप कमाएंगे नहीं तो पैकेट में पैसा है नहीं। तो जब पैकेट में पैसा नहीं है तो डिमांड क्या होगा साहब? बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। पैकेट में पैसा ही नहीं है, किस चीज का डिमांड आप कीजिएगा? ठीक है, समझ रहे हैं ना? लोग किसी भी चीज को खरीदना कब सोचते हैं? जब हाथ में पैसा हो, पैसे का व्यवस्था हो सकता है तो लोग सोचते हैं कि हम खरीद लेंगे। तो पैसे का व्यवस्था नहीं हो पाता है तो क्या होता है? डिमांड जो है वो क्या हो गया? फॉल कर गया। किस वजह से? ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से आया? प्रोडक्शन डिक्रीज कर गया। और प्रोडक्शन किस वजह से डिक्रीज हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज कर गया। और इकोनॉमिक ग्रोथ किस वजह से डिक्रीज हुआ? वो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से, ठीक है। अब देखो, सिर्फ डिमांड ही डिक्रीज नहीं होगा। अगर डिमांड डिक्रीज हो गया तो फिर सप्लाई क्यों होगा? सप्लाई भी डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप कपड़ा खरीदना बंद कर देंगे तो फैक्ट्रियां कपड़ा क्यों बनाएंगी? क्यों सप्लाई होगा मार्केट में? दुकान को तो कपड़ा पहनना नहीं है, पहनना तो आदमी को है। अगर आदमी खरीदना बंद कर दे तो कपड़ा बिकना बंद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? चलिए, क्लियर है। अब देखो, डिमांड का फॉल होना, सप्लाई का फॉल होना, इट काउजेज पुल इन्फ्लेशन। इट काउजेज, देखिए लिखा हुआ है, इट काउजेज पुल इन्फ्लेशन। अब पुल इन्फ्लेशन क्या था? हमने आपको वहां पे बताया था, चूंकि डिमांड सडनली बढ़ जा रहा है या डिमांड सडनली घट जा रहा है, जिसके वजह से जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसको हम कहते थे पुल इन्फ्लेशन। तो सप्लाई अचानक से, देखो डिमांड यहां घट गया, फिर सप्लाई भी घटा देगा प्रोड्यूसर्स। मैन्युफैक्चर क्यों? सप्लाई, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा? एक तरह का इन्फ्लेशन आ जाएगा। और वो इन्फ्लेशन कौन सा इन्फ्लेशन आएगा? पुल इन्फ्लेशन। और यहां पे क्या हो जाएगा? प्राइस जो है वो क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा। प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, ओनली वे टू कंट्रोल द स्टैगफ्लेशन थ्रू इन्फ्लेशन। मतलब आप जो है स्टैगफ्लेशन को, एक ही रास्ता है आपको कंट्रोल करने का। वो कौन सा रास्ता है? वो रास्ता है आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए। ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर वो बहुत तेजी से बढ़ता रहेगा, लोग क्या करेंगे? लोगों की परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लोग खरीदना छोड़ देंगे। परचेजिंग पावर खत्म मतलब प्रोडक्शन खत्म, प्रोडक्शन खत्म मतलब अनएम्प्लॉयमेंट शुरू, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू मतलब डिमांड खत्म, डिमांड खत्म मतलब सप्लाई खत्म, सप्लाई खत्म मतलब क्या हो जाएगा? पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा, पुल इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाएगी फिर से। तो ये एक सर्कल जैसा, साइकिल जैसा है, ठीक है। फिर से आपका इन्फ्लेशन, पुल इन्फ्लेशन हो गया तो उसकी वजह से फिर इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाएगा और ये होता रहेगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है नीड हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी।
नीड हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। एक देश को चाहिए कि हेल्दी ग्रोथ, देखो हेल्दी ग्रोथ कहने का क्या मतलब है ना, बैलेंस ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर को भगाए जा रहे हैं भगाए जा रहे हैं भगाए जा रहे हैं और दूसरा सेक्टर क्या है, मरा जा रहा है। आपको क्या चाहिए, हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी चाहिए, और जो कि कैसे होगा, अवॉइड बाई फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जो है हम लोग एक अलग क्लास में पढ़ेंगे, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। फिजिकल पॉलिसी का मतलब आप अभी इतना ही समझिए कि ये फॉरेन रिजर्व वगैरह से लेना देना है इस चीज का, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी हम लोग एक अलग क्लास में करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, कर लेंगे उसको, ठीक है। चेक इन्फ्लेशन, चेक इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, समय समय पर गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, समय समय पर गवर्नमेंट को एक कमेटी बना करके ये चेक करते रहना पड़ेगा कि भाई इन्फ्लेशन ज़्यादा तो नहीं है। और कंट्रोल सिंकिंग इकोनॉमी, कंट्रोल सिंकिंग इकोनॉमी का मतलब क्या है कि कहीं कोई सेक्टर ऐसा तो नहीं है कि इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा पार्ट वहाँ से ये हो रहा है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लो 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, मान लो कि हमारे इकोनॉमी का 90% या 80% अगर मान लो सिर्फ टर्शियरी सेक्टर से होने लगा, बाकी 2 सेक्टर का इकोनॉमी में कोई लेना देना नहीं रहा, ठीक है। तो अगर अचानक से किसी कारणवश टर्शियरी सेक्टर डाउन होगा तो सोचो कि हमारी इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी, जीरो पे चली जाएगी, क्योंकि वो 90% पार्ट तो वही दे रहा था। अब 90% की जगह वो गड़बड़ होने लगा तो बिल्कुल हम भूखे मरने लगेंगे। तो इसलिए होना क्या चाहिए कि आपको क्या होना चाहिए, सिंगिंग इकोनॉमी वाली कंडीशन नहीं बनना चाहिए, और आप क्या करेंगे, बैलेंस ग्रोथ करेंगे, ठीक है। हालांकि हम कहे थे कि ये वीडियो थोड़ा 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन बेटर एक्सप्लेन करने के चक्कर में थोड़ा लंबा चला गया। चलिए कोई बात नहीं, आज भर इसको आज यहीं रहने देते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।